शेयर हो रही है क्या स्क्रीन? हाँ जी सर। जी सर, जी जी। गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, गुल्म को हम कैसे देखें? तो आपके सामने ये चित्र है और भली भांति आप लोगों को जब आप फाइनल ईयर में होंगे तो शल्य चिकित्सा में एक क्वेश्चन आता होगा, 9 बॉडी रीजन्स। तो इस 9 बॉडी रीजन्स को आपसे आप भली भांति परिचित हैं, है ना? एपिगैस्ट्रिक, यस सर। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, अम्बिलिकल, हाइपोगैस्ट्रिक, है ना? और राइट लुम्बर, लेफ्ट लुम्बर, ये 9 रीजन आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। अब बताइए, इसको हम देखना शुरू करते हैं कि हमें ये बताया गया कि भाई गुल्म जो है वह 5 स्थान में होता है: हृदय, बस्ती, नाभि और दोनों पार्श्व। ठीक है ना? तो आप ये देखेंगे, दैट्स द रीजन ऑफ द हृदय, दिस इज नाभि एंड दिस इज द बस्ती। हृदय, बस्ती, नाभि, दोनों पार्श्व। ये दोनों पार्श्व यानी कि हृदय के दोनों पार्श्व, नाभि के दोनों पार्श्व और बस्ती के दोनों पार्श्व। अब ये मुझे क्लियर रखना है कि 9 बॉडी रीजन्स किस तरीके से, क्योंकि ये तो लोगों को समझ में आते हैं लेकिन अपनी भाषा नहीं समझ में आती ना। तो हृदय यहां पर जो है वो कार्डियक एंड है। हृदय, नाभि, बस्ती और दोनों पार्श्व। दोनों पार्श्व का मतलब क्या होता है कि हृदय के साइड के बगल वाले दोनों पार्ट, नाभि के दोनों साइड्स और बस्ती के दोनों साइड। और कैसे चले वो कि हृदय उत्पत्ति, स्थिति और लय। आपने ग्रहण किया, आपने पाचन किया, जो नहीं पचा वो आपने निकाल दिया। उत्पत्ति, स्थिति और लय। उसके पश्चात फिर हृदय, नाभि और बस्ती, ये क्या है? कोष्ठ का रीजन है, सारा कोष्ठ है। अगर हम 15 प्रकार के कोष्ठ देखें जो बताए गए हैं, वह थोरेको एब्डोमिनल कैविटी में पूरे हो जाते हैं, लगभग क्या सारे। तो एक तो मेरे देखने का नजरिया ये आता है कि भाई मैं देखूं पेशेंट को 9 बॉडी रीजन में, तो यह उत्पत्ति का स्थान है, यह उत्पत्ति, यह स्थिति और ये लय। यह हृदय, ये नाभि, ये बस्ती, ये कफ, ये पित्त, ये वात, ये हृदय का पार्श्व, ये नाभि का पार्श्व और ये बस्ती का पार्श्व। ये कफ के साथ अनुबंध का दोष, ये पित्त के साथ पार्श्व में अनुबंध के दोष और ये वात के साथ अनुबंध में दोष। इसको थोड़ा सा और खोल लेते हैं। जब मैं इसको खोल देता हूं तो क्या होता है कि उन्होंने कहा कि भाई एक ट्रांसपैरोलिक लाइन लिख लीजिए, एक ट्रांस ट्यूबुलर पेन रख लीजिए, राइट एंड लेफ्ट देख लीजिए। और उन्होंने क्या कहा? दोनों पार्श्व, है ना, यानी कि राइट एंड लेफ्ट। और आपको अगर ध्यान होगा तो उन्होंने कहा था कि नाभि से ऊपर वाले और नाभि से नीचे वाले, याद है आपको? गुल्म में मैंने जब आपको पढ़ाया था तो उन्होंने क्या कहा था? नाभि से नीचे वाले और नाभि से ऊपर वाले। नाभि से ऊपर वालों में स्नेहपान अच्छा रहता है, नाभि से नीचे वाले में बस्ती अच्छी रहती है, ऐसा कहा गया था। हाँ जी सर। हाँ जी सर। जी सर। उसको हमने खोल लिया और तो चरक पहले ही जो था वो उसको अच्छी तरीके से बता चुका था। यानी कि उत्पत्ति, स्थिति और लय कोष्ठ में कहां हो रही है?
इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम चीजों को पकड़ते हैं। यानी कि ये 9 बॉडी रीजन जो है वो मेरी समझ में आ गया। मेरे ख्याल से आपकी आपकी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, आ गया। आ गया सर। यस सर, आ गया जी जी। सर। हाँ जी मेरी सर। व्यू समझ में आ रहा है ना उसका? हाँ जी यस सर। सर। यानी कि यदि आपके कलेजे में दर्द हो रहा है तो आप इपिगैस्ट्रियम में जाते हैं, है ना, और यहाँ पर कार्डियक एंड है। इसको मैंने खोल के भी बता दिया आपको। हृदय, नाभि, बस्ती, उत्पत्ति, स्थिति, लय, क्रिया, रचनात्मक परिवर्तन, ऊष्मात्मक परिवर्तन, क्रियात्मक परिवर्तन। फिर उसके पश्चात कफ, पित्त, वात। फिर उसके पश्चात हृदय के दोनों पार्श्व, नाभि के दोनों पार्श्व और बस्ती के दोनों। बस्ती के दोनों पास। और फिर उसके पश्चात अब हम इसको जब देखते हैं तो मुझे समझ में आ गई कि हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोष्ठ की स्थिति में और जठराग्नि की स्थिति में जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं वह गुल्म के रूप में बताई गई है। फिर मैंने उसको खोल लिया था। खोल लेने के पश्चात मुझे ये दिखाई दिया, दिस वन एंड दिस। देखिए बिल्कुल क्लियर हो रहा है। बस्ती यहाँ आ रही है, नाभि यहाँ आ रही है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लिवर है और इस लिवर के ठीक नीचे स्टमक है और स्टमक के ठीक नीचे यहाँ पर क्या है, हार्ट की स्थिति है। ये ठीक है कि नहीं है? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है जी। और अगर हम, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से क्या करेंगे कि एक क्वाड्रेंट भी बनाते हैं, वो कि यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, फिर कहते हैं नाभि से ऊपर और नाभि से नीचे। अष्टांग हृदय ने ऐसे ही किया है अगर आप देखोगे तो नाभि से नीचे और नाभि से ऊपर। नाभि से ऊपर उन्होंने कहा स्नेहपान करा दीजिए, नाभि से नीचे लय की स्थिति में बस्ती देनी है क्योंकि वात का इन्वॉल्वमेंट है, और नाभि से ऊपर स्नेहपान करवाना है क्योंकि कफ का इन्वॉल्वमेंट है, बीच में पित्त है। ठीक है ना? अब दोनों पार्श्व हो गए। थोड़ा सा और खोल लेते हैं तो इपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या आ गया, स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज, ड्यूडेनम, स्प्लीन, एड्रेनल ग्लैंड्स, ये वाली रीजन। राइट हार्ट, लिवर, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन, कोलोन, लेफ्ट किडनी, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लिवर, राइट कोलोन। पार्श्व में आ रहा है, नाभि के पार्श्व में, हृदय के पार्श्व में लिवर, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन। हृदय के पार्श्व में स्प्लीन, किडनी। ये क्या है, दक्षिण पार्श्व। ये क्या है, वाम पार्श्व। वाम पार्श्व में स्प्लीन, कोलोन, लेफ्ट किडनी, पैनक्रियास। मध्य में, नाभि में, नेवल, पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम। नाभि के वाम पार्श्व में डिसेंडिंग कोलोन, लेफ्ट किडनी। नाभि के दक्षिण पार्श्व में गॉल ब्लैडर, लिवर, राइट कोलोन। फिर नाभि के नीचे यूरिनरी ब्लैडर, सिग्मोइड कोलोन। अब आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलर स्थिति आ रही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, ग्रहणी, पित्त का स्थान, स्टमक, अमाशय, कफ का स्थान, यूरिनरी ब्लैडर, पक्वाशय, कटी, शक्ति, शोथ, अस्थि स्थानम, वातस्य, तत्र भी पक्वानानम विशेषता, वात का स्थान, कफ, पित्त, वात, उत्पत्ति, स्थिति, लय, ये इनके पार्श्व। थोड़ा सा अब इसको खोल लिया मैंने ना, फिर उसके पश्चात खोलते खोलते फिर हम यहां पहुंचे। वात का अगर मैं अंशांश कल्पना में देखूं तो गुल्म में रूक्ष गुण बढ़ता है, पित्त में उष्ण स्निग्ध और रूक्ष तीक्ष्ण, उष्ण स्निग्ध या रूक्ष तीक्ष्ण, अंशांश कल्पना इस तरीके से। और कफ में गुरु और स्थिर गुण, स्थिर हो जाएगा और एक गोला सा बन जाएगा, एक लोथड़ा सा बन जाएगा, लुम्प जिसको आप कहते हो, एब्डोमिनल लुम्प। तो वात का जो 7 गुण है उसमें से रूक्ष गुण जो है वो अंशांश कल्पना के अंतर्गत आता है। पित्त का सस्नेहम, उष्णम, तीक्ष्णम, चंद्रममलम, सरम कटु, उष्ण और स्निग्ध गुण आता है। एक जगह रूक्ष गुण भी लिया गया है, पित्त का रूक्ष और तीक्ष्ण। उसका आधार यह है कि पित्त को 2 प्रकार का बताया गया, सद्रव पित्त और नीद्रव पित्त। सद्रव पित्त में उष्ण स्निग्ध गुण आता है, नीद्रव पित्त में रूक्ष और तीक्ष्ण गुण आता है।
कफ के गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिछला, गुरु और स्थिर गुण जो हैं वो अंशांश कल्पना के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके पश्चात बस्ती यूरिनरी ब्लैडर और लोअर एब्डोमेन था जो कि वात से इन्वॉल्व था। आई टोल्ड यू। नाभि जो था वो अम्बिलिकल रीजन है, दैट डिनोट्स पित्त। हृदय, कार्डियक रीजन, फंडस ऑफ स्टमक, दैट डिनोट्स कफ। अब पार्श्व, लेटरल्स ऑफ बस्ती पार्श्व, यूटेरस और इंग्वाइनल रीजन, वात रक्त, ठीक है ना। नाभि पार्श्व लार्ज इंटेस्टाइन, वात पित्त। और हृदय पार्श्व लंग्स, लिवर और स्प्लीन, वात पित्त कफ और रक्त। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि दैट इज कफ, दैट इज पित्त, दैट इज वात। अब यहां पर जो इन्वॉल्वमेंट है वो किसका है? वात और रक्त का, 1 और 2। यहां पर किसका है? वात और पित्त का, यहां पर और यहां पर। यहां पर वात और रक्त का। और यहां पर किस किस का है? वात, पित्त, कफ और रक्त। वात, पित्त, कफ, रक्त, वात, पित्त, कफ, रक्त। ये क्लियर हुआ आपको पार्श्व में? हाँ जी सर। हाँ जी ठीक है सर। जी। हाँ जी सर। सर मुझे नहीं क्लियर हुआ सर। एक मिनट। हाँ जी सर प्लीज रिपीट। ठीक है। 100 रुपए अलग से लगेंगे आपके। क्या नाम है आपका? सर देखिए, सबसे पहले तो हमने कफ पित्त वात ले लिया, उत्पत्ति स्थिति लय ले ली। अब पार्श्व की स्थिति में हम कैसे जा रहे हैं? देखिए, क्योंकि इंटरमिंगल्ड है ना कोष्ठ, पहली बार तो कोष्ठ है। अब जब हम थोड़ा सा भी इधर हो जाते हैं, रोगी कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे यहां दर्द नहीं है, मेरे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में दर्द है। जैसे ही हम यहां दर्द हो जाते हैं तो किसी अन्य दोष का इन्वॉल्वमेंट मुझे समझ में आता है। तो ऊपर यहां वाले जब हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आप राइट इलियक में जाएंगे तो अपेंडिक्स और सीकम, यहां पर क्या होगा? रक्त की ग्रंथि बन जाएगी। तो उस ग्रंथि के लिए क्या 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 है? वात और रक्त। यहां पर क्या होगा? क्योंकि पित्त की स्थिति है और अगल बगल में क्या होगा? फ्लैंक्स में क्या होगा? वात और की स्थिति, वात और पित्त की स्थिति बनेगी यहां पर भी और यहां पर भी। यहां पर क्या है कि लिवर है, गॉल ब्लैडर है, किडनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अगर हम ये देखें तो लिवर जो है वो स्पेशली कफ को दिखाता है। गॉल ब्लैडर में क्योंकि पित्त का स्थान है, पित्ताशय कहा जाता है इसको। और राइट किडनी जो है वो वात को दिखाती है। तो वात पित्त कफ, और कफ का स्थान तो स्टमक है ही। तो वात पित्त कफ रक्त यहां पर आ गया, यहां पर वात पित्त आ गया और यहां पर केवल रक्त आ गया। वात और रक्त क्या क्यों रह गया? क्योंकि यहां पर ब्लड फिल्ट्रेशन की क्रिया के बाद किडनी जब यहां पर नीचे की ओर आएगी यूरिनरी ब्लैडर पर, तो केवल एक तो ग्रंथि बन सकती है रक्त के द्वारा, क्योंकि रक्त का संवहन लगातार हो रहा है, और अपान वायु का स्थान है। तो वात और रक्त। यहां पर ऊष्मात्मक परिवर्तन है, वात और पित्त। यहां पर वात, पित्त, कफ और रक्त चारों आएंगे। ये क्लियर हुआ है आपको? जी रैनी समझ में आया अब? हाँ जी सर। रैनी सर एक चीज पूछनी थी सर। हम ये सोच के इसको फिर जो साइड वाले फ्लैंक्स है ये सोच के दे रहे हैं कि यहाँ पे मतलब ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमने इसको वात और रक्त का बोला। जैसे अपेंडिक्सिकम है उसमें वायु की ज्यादा, या रक्त साथ में हो सकती है उसमें, ये सोच के हम यहाँ पे वो लगा रहे हैं क्या? जैसे हमें ये तो पता है कि ये जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है ये वात कफ, ये कफ पित्त और वात तीनों स्थान हो गए। सर जो साइड वाले हैं जिसमें आपने पहले में वात पित्त कफ रक्त 4 बोले, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में, राइट इलियक में आप बोल रहे हो वात और रक्त, क्योंकि यहाँ पे रक्त की ग्रंथि बन सकती है इसलिए हमने रक्त लिया। हाँ, और यहाँ पर क्या होगा? जैसे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर जो ऑर्गन उत्पन्न होगा उसमें रक्त को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर पित्त से रक्त की उत्पत्ति होती है, इसलिए यहाँ पर हमने केवल पित्त लिया क्योंकि यहाँ पर इस धातु की स्थिति में आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर जब किडनी जब आ जाती है, दोष का पूरा हो गया, तो अपान वायु बचेगी और रक्त क्योंकि संवहन कर रहा है लगातार, ऊपर भी रक्त का संवहन तो लगातार है, तो रक्त तो आ ही रहा है धातु के रूप में। ठीक है। और दोष के रूप में ऊपर तीनों दोष कवर हो रहे हैं, नीचे केवल पित्त हो रहा है और यहां पर वात हो रहा है।
फिर इसका मतलब तो सर रक्त तो हर जगह ही हुआ, फिर रक्त का संवहन तो हर जगह ही। तभी तो रक्त को जीवन कहा जाता है, रक्त तो है ही वहां पर। यहां पर हमने क्या कहा है, धातु इन्वॉल्व्ड, दोष धातु इन्वॉल्व्ड। अभी भी क्लियर करो तुम, सही तरीके से नहीं आ रहा समझ में तुम्हारी तो। रहनी जल्दी बोलो, टाइम ना लगाओ। सर मुझे नहीं पता चला। क्या नहीं पता चल रहा, ये तो पता चल रहा होगा। सर मुझे ये नहीं समझ आ रही सर, आपने जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक है उसमें वात भी ले लिया। आप इसमें एक मिनट मेरी बात सुनो, ये अच्छा ये आपको समझ में आता है, ये कफ है। हाँ सर ये समझ में आ गया। ये पित्त भी समझ में आता है आपके। हाँ, ये तीनों आ गए, इसमें तो कोई तीनों समझ में आ गए। अब अपन दोनों पार्ट्स को देखते हैं। अब जो इन सब पूरे पार्ट में दूसरे जो है वो रक्त को लिया गया या धातु इन्वॉल्वमेंट ले लिया अपन ने, है ना। हाँ जी सर। वो रक्त हो गई सारे में, ठीक है। कि नहीं? हाँ जी सर वो भी पता चला। अब बीच वाले में हम क्यों रक्त को मैंने नहीं नाम लिया उसका, क्योंकि पित्त से ही रक्त की उत्पत्ति हो रही है, समान योनि की है। हाँ सर ये भी ठीक है, क्लियर है। अब हाँ यहाँ पर क्योंकि क्या होता है कि यहाँ ऊपर और नीचे जो रक्त, अब क्योंकि दोष जो जाएगा, जो संवन के लिए जाएगा यहाँ से हृदय, जो ऑब्जर्व होके जाएगा वो किसके रूप में जाएगा, रक्त के रूप में हृदय में जाएगा ना। हाँ जी सर। और यहीं पर किडनी में जो ब्लड होगा, अपान वायु से मूत्र निकल जाएगा, और यहाँ पर किसका प्यूरिफिकेशन होगा, रक्त। सर वो भी हो गया, हो गया क्लियर। हो गया क्लियर सर। अब ऊपर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है सर, वो वात पित्त सर, यहाँ वात भी पित्त भी कफ भी। सर आपने बोला कि लीवर कफ का, गॉलब्लैडर का, और राइट किडनी वात का। हाँ बात का। और रक्त तो संवहन के लिए जाएगा, ठीक है सर। अब ठीक है। हाँ जी सर। चलो अच्छी बात है, सवाल पूछने से और लोग जो बेचारे हाँ हाँ कर रहे होंगे वो उनका भी समझ में आया होगा, बोले यार बात तो सही करी थी। अंशांश कल्पना में रूक्ष, पित्त में उष्ण स्निग्ध या रूक्ष तीक्ष्ण, कफ में गुरु और स्थिर। ये क्लियर है आपको? ठीक है जी। और ये भी क्लियर हो गया अब आपको, है ना। अब मुझे अब देखिए यहाँ पर ऐसे क्या हुआ था, देखिए कैसे क्लियर किया कि स्नेह पानम हितम गुल्मे विशेषण ऊर्ध्व नाभिजे, यानी कि आप क्या करोगे कि यहां पर इस तरीके से क्या कर दोगे, एक क्वाड्रेंट बना दोगे, यहां पर बीच में खींच के ऊपर नाभि, और यहां से एक लाइन खींच दोगे, ठीक है ना। ऐसा करते हैं, क्वाड्रेंट करते हैं। अगर मॉडर्न में पढ़ो आप तो इस 9 बॉडी रीजन को फिर क्वाड्रेंट में बांट देते हैं, 4 पार्ट में, ठीक है ना, जिसको आप पार्श्व कह रहे हो। अब ऊर्ध्व नाभिजे यानी नाभि से ऊपर और नाभि से नीचे, पित्त को नाभि को आधार मानकर, ठीक है। नाभि से ऊपर क्या कर रहे हो, स्नेहपान कराना, नाभि से नीचे क्या करा रहे हो, बस्ती। बस्ती वात का है और स्नेहपान जो है वो कफ और पित्त के लिए है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका था यहां पर, क्योंकि ये 2 मिल जाएंगे आपको, स्निग्ध उष्ण उदिते। हेलो, हाँ जी बढ़िया बढ़िया, और क्लास ले रहा हूँ। हाँ जी मैं अभी क्या देता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ओके। तो अब यहां पर भी वो क्या कह रहा है कि देखिए स्निग्ध उष्ण और रूक्ष उष्ण, पित्त के 2 आपको कॉम्बिनेशन उसने यहां पर भी बता दिए। जो स्निग्ध उष्ण और रूक्ष उष्ण, इन दोनों को क्लियर कर लेना है आपने कि भाई हाँ इस तरीके से, जहां स्निग्ध उष्ण आएगा पैत्तिक में वहां संसरण, और जहां पर रूक्ष उष्ण आएगा वहां पर सर्पी, और उसके पश्चात लंगन उल्लंघ्य कफ था। यहां पर हमने क्या किया कि तिक्त रस का चयन किया था, यहां पर हमने क्षार का और कटु का चयन किया। वातज गुल्म में मैं किस किस का चयन कर रहा हूं, त्रयोष्णादिघृतम, परम त्रियोष्णादिघृतम, षटफल घृतम, हिंगु सौवर्चलात घृत, अपपाश घृत, पिप्पल्याद घृत, और नीलिनी घृत या नीलिनी आद्य घृतम। ऐसा ऐसे करके 1 2, ये षटफल घृत नहीं है लेकिन लिखा हुआ है वहां पर, 1 2 3 4 5 6 7,
ये नीलिनाद्य घृतम है और नीलिनी घृतम भी है। अब देखिए ये वातज गुल्म में वो ले रहे हैं। अच्छा, इससे पहले क्या आपको पिक्चर क्लियर हुई है कि नहीं हुई है? हाँ जी सर। हाँ जी हो सर। गई? हाँ जी सर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। 20 लोग हैं आज भैया, बोल लो फटाफट। 21 हैं, एक तो मैं खुद ही हूं। ठीक है। नहीं सर ठीक है। अच्छा, ये आपको इससे पहले ये बात क्लियर थी? हाँ जी सर। पेपर भी नहीं क्लियर थी सर, पहले नहीं थी सर नहीं, 9 क्वाड्रेंट्स क्लियर थे, सर but वो आज दूसरे क्लियर हुआ थ्रू आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा अच्छा अच्छा, किसको पहले क्लियर थी इस क्लास से? 9 क्वाड्रेंट्स सर क्लियर थे, बट सर जो दोष के अकॉर्डिंगली जो आपने बताए हैं सर वो आज क्लियर हुए। अरे वो 9 अकॉर्डिंग, हाँ, आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने समझा है वो अच्छे से, मतलब वो आज क्लियर हुआ। अच्छा सर पहले तो सुपरफिशियली पता था। Yes, ठीक है sir. ठीक, ओके। अब इसमें क्या करना है, आपने एक काम करना है। ये काम कैसे करना है कि जैसे कि आपको मालूम पड़ेगा कि लीवर में कोई गांठ हो गई है या गॉल ब्लैडर में कोई गांठ हो गई है या कहीं लुम्प बन गया है। ये देखिए कितना सारा सब कुछ इसी में आ गया। किसी भी कोष्ठ में कोई भी लुम्प आता है, कोई भी एन्यूरिज्म होता है, कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है, कोई भी पेन होता है, देखिए कितना लंबा चौड़ा है ये पार्ट। और आप तो किसी एक ही रीजन की प्रैक्टिस कर लो, जैसे आजकल वो है ना, तो आप सुपर स्पेशलिस्ट हो जाओ, इपिगैस्ट्रिक स्पेशलिस्ट, इपिगैस्ट्रिक रीजन स्पेशलिस्ट। इतना ही बातें देखता हूं मैं, क्योंकि काफी देखना है आपने, है ना इधर मुड़ूंगा ना इधर मुड़ूंगा। या आप कह दो मैं जी अम्बिलिकल स्पेशलिस्ट, राइट लंबर स्पेशलिस्ट, लेफ्ट लंबर स्पेशलिस्ट, और उसमें भी कितना कितना आ रहा है। ये भी समझ में आ गया आपको अंशांश कल्पना वाला? ठीक है। रूक्ष माने समान वायु। अब देखिए त्रिउष्ण त्रिफला धान्य विडंग चव्य चित्र के कल की कृते घृतम सिद्ध क्षीरम वात गुल्मन इति त्रिउष्ण आदि घृतम। त्रिउष्ण माने त्रिकटु, सौंठ मरिच पीपल। त्रिफला हरड़ बहेड़ा आंवला। धान्य विडंग चव्य और चित्रक, इन सब को आप क्या करो, इनका कल्क पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाकर घृत में इसको वो करके और फिर क्षीर दूध में उबालिए। घृतम सिद्ध सक्षीरम। तो आप क्या करोगे, वात गुल्म को जीत लोगे। यानी कि वात गुल्म में जब मंद अनल है, यानी कि विषम अग्नि, मंद अनल से यहां पर हम क्या लगेंगे, विषम अग्नि, क्योंकि वात से विषम अग्नि ही होगी। तो उस विषम अग्नि को क्या करोगे आप, त्रिउष्ण आदि घृतम से जीतोगे। एक आपको मैं सिर्फ एक का बता रहा हूं आपको, बाकी का आपको देखना है। प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन ऑफ त्रिउष्णादि घृत ड्यू टू इट्स लघु रूक्ष एंड तीक्ष्ण गुण एंड कटु कषाय रस। लघु रूक्ष तीक्ष्ण गुण and katu kashayaras, it works as a kapha-shamak. On the other hand, it clears vat with tikshna gun and ushna veer. By the agni deepan property of ghut, it increases the level of jatra agni. Katu kashayaras, lagu ushna tikshna gun and ushna veer of the drug are dominant with agni, akash and vayu mahabhut, which aggravates agni. Agni and grahani have आश्रयी संभाव या संबंध and परस्पर उपकारक भाव. Therefore, it works on grahani as level through laghu and tikshna gun. On drug, it enters into the सूक्ष्म स्रोतस and clears arm from स्रोतस. अब देखिए इस चीज को आपने ध्यान में रखना है.
आम फ्रॉम स्त्रोतस आफ्टर स्त्रोतो शुद्धि बाय मधुर विपाक एंड स्निग्ध गुण ऑफ द ड्रग इट नरिशेस रसादि धातु। यानी कि सबसे पहले जो कंडीशन आएगी वो क्या आएगी, सबसे पहले चरक ने त्रिउष्णादि घृत को वातज गुल्म में इसलिए लिया कि जो आम की कंडीशन है उस कंडीशन को हटा दिया जाए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मंदाग्नि के कारण आम है, तो स्त्रोतो शुद्धि के लिए और अग्नि दीपन के लिए आपने क्या करना है, त्रिउष्णादि घृत का यूज करना है। त्रिउष्णादि घृत हैज प्रॉपर्टी लाइक कटु, कषाय रस, लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण एंड स्निग्ध गुण व्हिच एक्ट्स एज आम पाचक एंड अग्नि दीपक। यानी कि त्रिउष्णादि घृत का काम क्या है, आम पाचक एंड अग्नि दीपक। कषाय रस एंड स्निग्ध गुण and guru gun help in reducing the colonic motility, and finally it helps in मोरबुद्ध and द्रवमल प्रवृत्ति। एक्चुअली हम इसका यूज कहाँ करते हैं कि मैंने जैसा आपको बताया कि यह ग्रहणी पर कार्य करेगा, और ग्रहणी, और हमने आपको बता दिया कि अग्नि का जो है वो कैसा है, परस्पर आश्रय आश्रय संबंध है, ठीक है, क्योंकि अग्नि का स्थान हमने नाभि को माना है, ग्रहणी को माना है, ड्यूडिनम को जिसे हम कहते हैं माना है, और हमने उसका जो त्रिउष्णादि घृत का जो कंपोजिशन बनाया है वो इस तरीके से बनाया है कि उसमें त्रिफला भी है और उसमें त्रिकटु भी है, उसमें विडंग यानी कृमिनाशक भी है, चव्य भी है, चित्रक भी है, पाइपर रेट्रोफेक्टम भी है और चित्रक भी है, प्लम्बोजैलिनिकम भी है और विडंग भी है। तो उस प्रकार से जब पूरा एक ये बहुत शानदार बना, लेकिन मात्र ये कार्य क्या कर रहा है, त्रिफला, त्रिकटु, चव्य, चित्रक और विडंग, और साथ को घी और दूध में उसको आपने जब वो कर लिया, तो अक्सर क्या होता है कि मात्र अगर आप त्रिकटु दोगे ना तो दिक्कत क्या होती है कि रोगी का पित्त बहुत एग्रेवेटेड हो जाता है और उसको तुरंत लूज मोशन हो जाते हैं। लेकिन जब आप त्रिउष्णादि घृत देते हो तो संस्कारित औषधि अपना कार्य करती है, लेकिन जो इन्फ्लेम्ड पार्ट है वह घृत जो है उस पर क्या करना, उस पर उसका उपद्रव नहीं होने देता। तो कोलोनिक जो मोटिलिटी है वो रिड्यूस्ड हो जाती है स्निग्ध और गुरु गुण के कारण, और आम पाचन और अग्नि दीपक होता है, इसीलिए हम इसका प्रयोग जो है वो ग्रहणी में भी करते हैं। प्रेम त्रिउष्णादि घृतम। अब यहां पर आपको ऐसा लगे कि भाई आम पाचन भी करना है, अग्नि दीपन भी करना है और थोड़ी सी शोथ की स्थिति भी है, तो उसी में पंचमूलिक जो है कषाय जो है या क्वाथ की भावना और दे देते हैं, और कषाय की भावना देने के पश्चात ये परम त्रिउष्णादि घृतम बन जाता है, ठीक है। यानी कंडीशन आपको थोड़ी सी और एडवर्स लगे तो आप प्रेम त्रिउष्णादि घृतम यूज कर लेना। त्रिउष्णादि घृत कहाँ यूज करना है आपने, अब देखिए इसमें एक युक्ति का भी कार्य है। आपको लगेगा यार घी तो मिलता नहीं है तो मैं क्या करूं, तो आपने क्या करना है कि त्रिकटु ले लेना है। कितना, 1 ग्राम, 1 ग्राम त्रिकटु और 1 ग्राम त्रिफला और 250 mg चित्रक, 250 mg विडंग, इन सबको लेकर आपने क्या करना है, घी के अनुपात से दे देना है। तो भी लगभग वैसा तो नहीं, परंतु लगभग वैसा कार्य करेगा जैसा कि आपको अपेक्षित है। क्लियर है आपको ये बात? जी सर। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि आप कोई कहेगा ना जी हमको तो त्रिउष्णादि घृत मिलता नहीं, पर त्रिफला त्रिकटु तो वेरी इजीली मिल जाता है। अभी तो हम इस पर भी बात करेंगे कि भाई त्रिफला और त्रिकटु जो है वो एक्चुअली में क्या है, बहुत ही सिंपल ड्रग है यार। मतलब कोई बड़ा वैद्य हो तो कोई सर्वतो भद्र रस लिखे या जय मंगल रस लिखे, ऐसी बात लिखे। अगर कोई त्रिफला त्रिकटु लगता है तो आदमी सोचता है यार ये वैद्य कोई, लेकिन परम वैद्य वही है जो त्रिफला त्रिकटु का एक्शन जानता है। और अगर आप देखेंगे चरक के जितने भी योग हैं उसमें से कुछ ही एक आध योग ऐसे होंगे जिसमें त्रिफला त्रिकटु का समावेश नहीं होगा, अन्यथा किसी में त्रिफला त्रिकटु होगा या किसी में या तो दोनों होंगे या एक होगा, और कोई एक आध ऐसा बचेगा जिसमें इन चीजों की कमी रह जाएगी। प्रेम तृष्णादि घृतम हो गया, षटपल घृतम हो गया, ये राजयक्ष्मा है।
वो एक कंडीशन आगे बढ़ गई, इसके बारे में हम बाद में थोड़ी चर्चा करूंगा मैं आपके साथ, क्योंकि कफज गुल्म में भी आएगा। हिंगू सौवर्चलाधिकृत। अब आम पाचक और अग्निदीपक, वहां पर हमने तृष्णाधिकृत का यूज किया गृहिणी में। हिंगू सौवर्चलाधिकृत, यहां पर क्या हो रहा है, शूल अनाहर सर्पे दग्धा च अनिल गुल्मीना, यानी कि रोगी के को अनाहा भी हो रहा है और उस अनाहा के कारण शूल हो रहा है, क्योंकि अपान वायु जो है वो विकृत हो गई और ऊपर की ओर गति कर रही है। तो वातानुलोमन जैसे ही आप करोगे तो शूल हट जाएगा, इसलिए उसने हिंगू और सौवर्चल लिया हुआ है। और दाड़िम जो है वो अंत में आता है, क्योंकि ये सारा जो है ये शूलनाशक कॉम्बिनेशन बनाया उन्होंने। तो हिंगू सौवर्चलाधिकृत अगर आपको याद हो तो द्विउत्तर हिंगू वचादी चूर्ण जो है वो हमने उदावर्त में यूज किया था। यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, गुल्म में। तो गुल्म में किस तरीके से यूज कर रहे हैं कि अग्नि दीपन भी होगा, आम पाचन भी होगा, साथ में रोगी ये कहता है कि मुझे शूल है और मुझे अनाहा, अनाहा माने फ्लैटुलेंस। ठीक है जी, मतलब समझ गए आप ना। वेरी गुड। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ये दूसरा उन्होंने क्यों लिखा। अब उसके बाद आ जाइए हपु शाद्य घृतम। अब यहां पर जो है वो कंडीशन चेंज हो रही है, थोड़ा सा आपकी डिसीज वो एग्रेवेट हो गई। पहला था केवल आपको क्या करना था, आम पाचन करना था और अग्निदीपन करना था, और अब आपको क्या मिल रहा, दूसरे में क्या मिला आपको कि रोगी कहता है जी मुझे मेरा पेट एकदम फूल जाता है और मुझे पेट में भी दर्द होता है। तो दैट इज द कंडीशन बिकॉज ऑफ द आम कंडीशन के कारण ही है वो। लेकिन कभी कभी पेशेंट क्या कहता है कि भाई मुझे दर्द, पेट में दर्द नहीं होता, बस क्या होता है कि जी पेट जो है वो एकदम भारी सा रहता है, तो अग्नि खाना सही तरह से पचा नहीं रहता, पड़ा रहता है, तब तो मैं तृष्णाधिकृतम यूज कर लूंगा। यदि वो अनाह और शूल की शिकायत करता है तो मैं हिंगू सौवर्चलाधिकृत यूज कर लूंगा। अब यहां पर क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो नहीं मिलता हिंगू सौवर्चलाधिकृत, है ना, तो आप क्या करेंगे, हिंगवाष्टक चूर्ण लेंगे एक, और साथ में दाड़िम लेंगे, यानी अनार बीज लेंगे, अनार बीज का चूर्ण, इसको घी में मिलाकर दे देंगे। तो दैट वर्क्स ऑन द शूल अनाहा हरम। क्लियर है आपको ये बात? दाढ़ी मास्टर चूर्ण सर इसमें मिला सकते हैं? नहीं, हिंगवाष्टक चूर्ण प्लस दाड़िम सर, दोनों इक्वल रेशियो में। हिंगवाष्टक चूर्ण 1 ग्राम और दाड़िम 1 ग्राम। सर काल इसका अपान काल डॉक्टर साहब देखो हिंगू, ठीक है ना, ये तो अब आपको समझ नहीं पड़े, ठीक है ना, क्लियर है ये बात? जी सर। हाँ जी सर। अब थर्ड में आ जाइए, हपुशाद्य घृतम। यहां पर अब थोड़ी सी कंडीशन बढ़ गई कि शूल अनाहा तत्परम वात गुल्मग्नम शूल अनाहा विमोक्षणम, योनि यानी कि गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, अर्श, गृहिणी दोष, श्वास, कास, अरुचि, ज्वरान, बस्ती हृत पार्श्वशूलम, यानी कि आपको पेन कहां कहां हो, रोगी क्या कहता है। अब यहां पर हो सकता है कि वो बस्ती शूलम कहे, हृतशूलम कहे या पार्श्वशूलम कहे, यानी कि वो कह सकता है कि डॉक्टर साहब मेरे जो है वो हाइपोगैस्ट्रियम में पेन हो सकता है, या वो ये कह सकता है कि डॉक्टर साहब मेरे एपिगैस्ट्रियम में पेन होता है, ठीक है ना। बस्ती पार्श्वशूलम और हृत पार्श्वशूलम, ये अब बात समझ में आ रही होगी आपको, क्लियर हो रही है ना पिक्चर? अब आ रही होगी समझ में? अब यहां से क्या होगा कि देखिए सिंपल सी बात, अब इसको इस लाइन को थोड़ा सा मैं यहां से ऊपर ले, बस्ती से जुड़ा हुआ है अर्श और गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्लियर है?
ठीक है। हाँ जी। पार्श्व शूलम, श्वास कास किससे जुड़ा हुआ है? हृत पार्श्व। यानी कि द पेशेंट, इफ द पेशेंट आस्क यू दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम पेन इन द हृत पार्श्व और एपिगैस्ट्रियम के आसपास में, इधर राइट में या लेफ्ट में, तो वो क्या, वो किसकी, वो कंडीशन कौन सी बनेगी? श्वास कास अरुचि। लेकिन यदि वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे हाइपोगैस्ट्रिक के यानी कि राइट इलियक में या लेफ्ट इलियक में पेन हो रहा है, तो वो क्या होगा? अर्श का पेशेंट होगा या गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर का पेशेंट होगा कि नहीं? हाँ जी सर। हाँ जी सर। जी बिल्कुल सर। रैनी? हाँ जी सर। नहीं आ रही ना समझो तुम्हारी बात? नहीं सर, अब आ गई। नहीं आ गई, चलो अच्छी बात है। अब क्या हो रहा है कि शूल हुआ, अनाह हुआ, डिसीज थोड़ी सी एग्रेवेट हो गई और हमें वो कहता है, पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब एक पर्टिकुलर जगह पर हाथ रख देगा और उसके हाथ रखने के आधार पर ही मुझे तय करना होगा कि ये जो डिसीज, ये जो ऊपर लक्षण दिए हुए हैं, श्वास कास अरुचि या अर्श हुआ, ग्रैनी हुआ और गैनोलॉजिकल डिसऑर्डर हुए, तो बस्ती भृत पार्श्वशूलम च द्रतम एतत् अव्योति इति हबुपशाद्य घृतम। थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, त्रिकटु त्रिफला यानी कि त्रिउष्णाद्य घृतम किसमें यूज करेंगे? आम पाचक और अग्निदीपन। नंबर 2 हिंगू सौवर्चलाद्य घृत, आम पाचन, अग्निदीपन, शूल अनाहरम, हपुषाद्य घृतम, बस्ती पार्श्व, बस्ती शूलम, बस्ती पार्श्वशूलम, हृत पार्श्वशूलम, और फिर बीच में इनमें से श्वास कास अरुचि आपको जैसी अवस्था मिलेगी उस आधार पर आपने तय कर अपुषाद्य घृत देना है। उसके पश्चात पिप्पल्यादि घृतम। अब क्या हुआ, क्योंकि पिप्पल्यादि घृतम के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब वो ये कहते हैं कि योनि शूलम, यानी कि यदि दोष की गति नीचे की ओर हो रही है तो उसको योनि वेजाइनल पेन होगा, यदि ऊपर की ओर गति हो रही है तो उसको शिराशूल होगा। और हम बात कर चुके हैं विषम ज्वर, यानी कि स्प्लीन पर यदि असर हो गया है तो क्या हो जाएगा, उसको बार बार, यानी कि हेडेक भी रहता है और फीवर भी रोगी को बना हुआ रहता है। तो अगर हम देखेंगे तो स्प्लीन जो है वो पैल्पेबल मिलेगी। और यह कंडीशन क्या बता रही है? पिप्पल्यादि घृतम, यानी कि स्प्लीनोमेगेली भी एक प्रकार का क्या है? स्प्लीनोमेगेली भी एक प्रकार का क्या है? गुल्म। गुल्म है ना? अब वो उस ऑर्गन पर, उस कोष्ठ पर होने की वजह से क्या हो सकता है? आपको योनिशूल भी हो सकता है, आपको शिराशूल भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं? आ रही है बात समझ में कि नहीं? जी सर। हाँ जी सर। आ रही है ना? जी सर। हाँ जी, हाँ जी सर। यस सर। अभी कोई कह रहा नहीं आ रहा मुझे, कौन कह रहा है? आप समझ लेते हैं। बोलो भाई, चलूं मैं आगे? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। यस। ठीक है, अब हमने अब, हाँ जी, इसका मतलब जो 9 क्वाड्रेंट्स हैं एब्डोमेन के, उसको हम गुलम के जैसे ही देखेंगे सभी को। सभी गुलम के स्थान ही हो गए सर फिर तो, है ना? देखिए, गुल्म को देखने का परसेप्टिव मैं आपको बता रहा हूं कि वो कोष्ठ में किसी भी प्रकार की सूजन हो जाए, विकृति हो जाए, दर्द हो जाए, लुम्प हो जाए, दैट इज कॉल्ड गुल्म। अभी अगर मैं अगर आगे पांडु पढ़ाऊंगा तो आपको कहोगे सर कोष्ठ में जो भी कुछ होगा तो वो पांडु गिनूंगा मैं, क्योंकि अभी आपको सारा गुल्म दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि मैंने ऐसा दिखाना शुरू कर दिया आपको, कि नहीं? ठीक है सर, समझ गया। आपको क्या करना है, देखिए आप मेरी एक बात को थोड़ा सा समझना। क्या होता है, अब जैसे कि
अब ये ना थोड़ा सा जैसे ज्वर, ये विषम ज्वर आया, ये ज्वर का प्रकरण में पिप्पलाद घृत पढ़ा था अपन ने कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ जी। है ना। अब एक अवस्था क्या होता है कि कोई भी पेशेंट जो है ना वो एक परफेक्ट पिक्चर के साथ नहीं आता आपके पास। अब उसने जैसे ही कहा कि भाई मुझे क्या हो रहा है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट 3 years, मुझे सर में भी दर्द रहता है, ऐसे कई पेशेंट आते हैं आपके पास। तब आपको क्या होता है कि एक आप क्या करते हो उस टाइम पर, आप सुदर्शन गणवटी लिख दी। पर सर सुदर्शन गणवटी से वो आप कितनी भी खिला दो, आप तो क्या कर रहे हो कि आपका सारा काम क्या है कि यू वांट टू कि टेम्परेचर किसी तरह से डाउन आ जाए, परंतु ऐसा नहीं है। टेम्परेचर रेज किया हुआ है क्योंकि स्प्लीनोमेगेली है, आपने उस स्प्लीनोमेगेली को ठीक करना है पिप्पलादी घृतम के द्वारा, बाकी ये सारे लक्षण अपने आप खत्म हो जाने वाले हैं। अवयव पर जब दिक्कत आ रही है उसको हमको क्लियर करना है। ये बात समझ में आ रही है कि आपकी समझ में नहीं आ रही? हाँ जी सर। यस सर। हाँ, अगर मान लो पेशेंट आपसे कहता है, जैसे मैं शिराशूल है, आपने लिख दिया शिराशूलादि वज्र रस, और आपसे ठीक नहीं हुआ वो पेशेंट कि डॉक्टर साहब मेरे तो कोई फर्क नहीं हुआ, उल्टी और कर दी उसने। ऐसा कई बार होता है कि नहीं होता? कोई कहता है जी मेरे सर में भी दर्द होता है, मुझे पाइल्स भी है, तो हम उसको अर्श कुठार रस लिख देते हैं। परंतु यहां पर कहीं लिखा हुआ है अर्श कुठार रस दे दो आप साथ में? आपको सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि 3 ग्राम पिप्पलादि घृतम अपान काल में दे देना, और वो जादू की तरह काम करेगा। ठीक है, थोड़ा सा हाँ आगे जी चलते सर। हैं। पैतृक गुल्म आ गया, यानी कि ये वाले जो दर्द यहां पर, तो क्या था, एक बात हमको क्लियर कर लेनी होगी कि यहां पर जैसे अनाहा शूल, शेराशूल, योनी शूल, अर्श शूल, ऐसे शूल आते रहेंगे, है ना। और साथ में एक क्लिनिकल कंडीशन और जुड़ी हुई है, जैसे विषम ज्वर जुड़ गया इसमें, इससे पहले ग्रहणी जुड़ गई थी, तो वातिक ग्रहणी में जोड़ना है आपने उसको, है ना। अब यहां पर आ गए हम पैतृक गुल्म में। पैतृक गुल्म में 5 घृत दिए रखे हैं, रोहिण्याद घृत, त्रायमाणादि घृतम, आम्लकादि घृतम, द्राक्षादि घृतम और वासाघृतम। इसकी क्लिनिकल कंडीशन क्या है? ये क्रियात्मक और ऊष्मात्मक परिवर्तन के लिए पित्त उत्तरदायी है, और उष्ण स्निग्ध और उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार के 2 जो है वो कार्य करते हैं, रूक्ष तीक्ष्ण। रोहिण्याद घृतम, अब वहां पर वो क्या कहता है कि पैतृक गुल्म है, यानी कि इन्फ्लेम्ड होगा कोष्ठ। अब वो कोष्ठ कैसा होगा कि अब इन्फ्लेम्ड होगा तो यानी कि फीवर होगा, इन्फ्लेमेशन का लक्षण है कि नहीं? हाँ जी सर। यस सर। शूल होगा हाँ जी हाँ जी। मैं तो पता है कि अगर मेरे सामने होते ना डंडों से पीटता तुम लोगों को। तो सुनाई नहीं दिया, पता नहीं। हाँ सर, वॉइस कट गई थी। देखिए इन्फ्लेमेशन के लक्षण जो होते हैं वो रूबर, कॉलर, डॉलर, ऐसा ऐसा पढ़ा होगा कभी? यस सर। यस सर। यस सर। है ना। तो ये ज्वर, तृष्णा, शूल, भ्रम, मूर्छा, अरुचि, ये सारे आ जाएंगे उसमें, है ना। यानी कि यस सर। हो गया इन्फ्लेम्ड कोष्ठ है, आपने क्या करना है? रोहिण्याद घृतम देना है, ठीक है ना। कटु रोहिणी आपको मिल जाएगी, नहीं तो अगर आपको ना मिले तो आपने क्या करना है? आरोग्य वर्धिनी बटी पटोल आदि कषाय के साथ दे देनी है। लेकिन फिर भी वो घृत जैसा काम, रोहिण्याद घृत जैसा काम नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक वो बता रहा हूं, ठीक है? ठीक है सर। यस ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। यहां पर क्या हो गया? त्रायमाणे घृतम। अब क्या हुआ कि कोष्ठ जो था वो कैसा हो गया? इन्फ्लेम्ड हुआ। लेकिन अब क्या हुआ कि वो ये कह रहा है कि पित्त रक्त भवम गुल्वम, विसर्प पैत्तिक ज्वर, पैत्तिक ज्वर 1, वहां पर विषम ज्वर आया था, ये पैत्तिक ज्वर आया 1, और फिर विसर्प आया 2, इरिसिपल्स आया, और फिर हृदय रोग आया, फिर कामला आया, फिर कुष्ठ आया। इन सब चीजों को मैंने देख लेना है कि रोगी कहेगा जी कि मुझे कुष्ठ कैसा होगा? पैत्तिक कुष्ठ होगा, कामला हो गया, विसर्प हो गया, ये सारे पित्त से जुड़ी हुई कंडीशन है, ठीक है ना। अब पित्त से जुड़ी हुई कंडीशन यानी कि ये यहां पर मेरे पास, अब फिर मैं क्या देखूंगा कि पित्त से क्यों? पित्त रक्त भवम, यानी कि
पित्त रक्त भवम गुल्मम। यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि भाई रक्त प्रदूषण विकार का थोड़ा सा विचार कीजिए। कुष्ठ विसर्प पिडिका रक्त पित्तम असुद्रा गुद मेड़स पाका च प्लीहा गुल्मो अथ विद्रुदी नीलिका कामला व्यंग पिप्पल तलकाल कहा दद्रुह चरमदल पामा कोड़ास्तर मंडलम। इनमें से त्रैमाणिधिकृत कहाँ यूज करूंगा मैं? देखिए, हृदय रोग आ गया 1, कामला आ गया 2, कुष्ठ आ गया 3, विसर्प आ गया 4 और पैत्तिक ज्वर आ गया। इस प्रकार की कंडीशन क्रोनोलॉजी बनेगी कि पेशेंट कहेगा जी मुझे पहले ना मेरा शरीर जो है वो हल्का हल्का गर्म रहता था, पैत्तिक ज्वर हुआ। उसके बाद जैसे ही मैं धूप में निकलता हूं मेरे पूरे शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, इरिसिपल्स हो गया। फिर या मुझे चक्कर आ जाते हैं, हृदय रोग हो गया। या कामला ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया, या कुष्ठ। इनका आपस में इंटर रिलेशनशिप बनाएंगे हम। या तो किसी एक के साथ शुरू में आ गया तो ठीक है, नहीं तो इनमें से किसी एक के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ या पूरे के साथ पेशेंट जो है वो पिक्चर के साथ आपके पास आ सकता है। तब आपने क्या यूज करना है? त्रैमाणिधिकृतम। क्लियर है आपको? जी। अमनप्रीत को छोड़कर बाकी लोग। यस सर। यस सर। जी सर। यस सर, क्लियर यस है। सर, क्लियर है सर। यस सर। ने क्लास छोड़ दी? नहीं सर, मैं क्लास में ही हूँ। अच्छा अच्छा, तो सोच ये रही सर हूँ। सारे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सवाल कीजिए, सवाल कीजिए। ये आपने हृदय रोग कामला कुष्ठ बताया, ये सारे लक्षण अगर पेशेंट लेके आता है तो हम उसको त्रैमाण देंगे। यस। ठीक है जी। अगर मतलब इनमें से कोई हो, मतलब अगर हृदय मतलब इंडिविजुअल एक उससे आता है डिजीज से, हृदय रोग लगता है कि हृदय रोग है, हाँ हाँ, या कामला या कुष्ठ, उसमें आपने क्या देखो, यहाँ पर इसको छोड़कर ना आपने इस पर ध्यान देना है, पित्त रक्त भवम। यानी कि पित्त के लक्षण आपको दिखाई देंगे ना। जैसे वो कहेगा जी मुझे तो बर्निंग सेंसेशन होता है, ठीक है, या रोगी आपको पीला दिखाई देगा, उसकी पैल्पिटेशन आपको बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है ना। तब हम त्रैमाणिधिकृतम का यूज कर सकते हैं। और आपको क्या मिलेगा कि भाई कार्डियोमेगेली मिलेगी, ठीक है ना, इस तरीके से। आम्लकाधिकृतम। अब यहां पर वो क्या कह रहा है कि कई बार क्या होता है कि पित्त का स्निग्ध उष्ण गुण बढ़ा हुआ है और रोगी को सदा ही जो है ऐसा लगता है कि जैसे उसने देखा तो भाई हाँ लिवर का साइज भी बढ़ा, वो स्प्लीन का साइज भी बढ़ा हुआ है और रोगी को लगातार ज्वर बना रहता है। तो उपरोक्त जो लक्षण है जो त्रैमाणिधिकृतम में थे, उसमें उस खत्म करने के बाद आपने क्या करना है कि पित्त के पुनः लक्षण उत्पन्न ना हो तो आपने पैत्तिक गुल्म में केवल आपने सिंगल कंडीशन बना दी, तो आपने आम्लकाधिकृतम यूज करना है। किसके बाद? जब ये सारी चीजें आपने ठीक कर दी, यानी किसी को कामला हुआ था या किसी को विसर्प हुआ था, तो त्रैमाणाधिकृतम जो है वो आप लंबे समय तक नहीं दे सकते, ठीक है ना, वो देना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कटुकी है जो कि पित्त रेचन का कार्य करती है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि रसायन यूज करना पड़ेगा, तो हम आम्लकाधिकृतम का यूज करते हैं। इसके पश्चात अब द्राक्षाधिकृतम। द्राक्षा क्या कर रहा है यहां पर कि पित्त गुल्मग्नम सर्व पित्त विकारणुत, जितने भी पित्त के विकार होते हैं उसमें द्राक्षाधिकृतम का यूज करते हैं हम। इति द्राक्षा, रोगी कमजोर हो गया, वो जो है क्या नहीं ले सकता, वो त्रिकटु भी नहीं ले सकता, वो किसी प्रकार का नहीं ले सकता, रूक्ष हो गया, कृश हो गया, तो मैं क्या करूं? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? द्राक्षाधिकृत मधुर द्रव्यों से सिद्ध कृश व्यक्ति को मुझे क्या करना पड़ेगा? द्राक्षाधिकृतम देना पड़ेगा। उसके पश्चात वासाकृतम। अब क्या हुआ कि ज्वर से चले थे, ज्वर का संताप बहुत बढ़ गया, तो रोगी ने कहा कि भाई मेरे तो जो है क्या हुआ कि नाक से खून निकल आया, या कभी कभी लेडी ये कहती है कि सर मेरे को तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, फीवर भी बना रहता है। रक्त पित्त ज्वर श्वास काश हृदय रोग नाशन। अब यहां पर किसकी कंडीशन बन रही है? रक्त पित्त के साथ। इसीलिए हमने देखिए क्रोनोलॉजी कैसे बनी। पैत्तिक ज्वर में हमने वासाघृतम देखा था, रक्त पित्त में हमने वासाघृतम देखा था, और गुल्म में भी हमने वासाघृतम देखा। क्लियर है आपको ये चीज?
हाँ जी सर। है ना? यस सर। सर एक हाँ जी। हेलो सर, मैंने एक चीज देखी है प्रैक्टिस में ना, वासा का जब हम यूज करते हैं तो पित्त गुण की भीख मिलती है पेशेंट में ना। पेशेंट कई बार कंप्लेंट करता है कि जी नींद नहीं आई या मुझे चक्कर आते हैं। बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब, देखिए ऐसा है, वासा जो है हमने पिछली बार भी देखा था कि यहाँ पर क्या हम कर रहे हैं कि वासा का यूज हम कहाँ पर कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन है। अगर आपने, क्योंकि आपने गलत आदमी को वासा दे दिया, ठीक है ना, वहां पर हमको क्योंकि वासा पित्त का शमन तो करता है, लेकिन आपने वासा जो है वो कटु विपाक और शीतवीर्य है, ठीक है। आपको उस व्यक्ति को क्या देना है, मधुर विपाक और शीतवीर्य की ड्रग देनी है, जो कि इससे पहले की है द्राक्षादि। आपको कभी नहीं कहेगा पेशेंट, ठीक है। पित्तजकास में मैंने दिया पेशेंट्स को। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस पेशेंट के कारण की बात नहीं कर रहा हूँ, वासा प्ले यूज किया जिससे। हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया आपके। देखिए नंबर एक बात कि अवलेह और घृत में एक अंतर समझ लीजिए, चूर्ण, कषाय और अवलेह, यह तीनों जो हैं बहुत मुश्किल से पचने वाली वो हैं, इसलिए बलवान व्यक्ति को दी जाती हैं, एक बात। नंबर दो बात कि जब रोगी दुर्बल होगा तो वासा को कटु विपाक होने के कारण सहन नहीं कर पाएगा, वात बढ़ जाएगी उसकी, पित्त भी बढ़ जाएगा। तो मधुर, तिक्त और कषाय, यह तीन जो हैं वो पित्त क्षामक हैं। यहाँ पर कटु विपाक और शीतवीर द्रव का यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि स्तंभन बलवान रोगी में रक्त को रोकने के लिए और कफ को रोकने के लिए, कफ का शमन करने के लिए हम रक्त, पित्त, ज्वर, श्वास, कास, हृदय रोग, कवच हृदय रोग, तब हम यूज करते हैं। और अगर इस तरह की संप्राप्ति है तो रोगी को असर नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वासावलेह दिया है किसी पेशेंट को, बहुत से लोगों को तो उल्टी हो जाएगी लेते ही, क्योंकि वो इतना कटु होता है, ठीक है ना। लेकिन यदि कफ अड़ा हुआ है तब भी वासा जो हो सकता है कि वमनार्थ यूज किया जाता है, कि आपने लिया और वो उल्टी करता है और रोगी को कफ के, मैंने कई बार देखा है कि रोगी को उल्टी हो जाती है लेकिन बाद में कहता है कि सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? उस वासा के कारण जो कफ था वो बाहर निकल आया। बिल्कुल। अब कफज गुल्म में आ जाइए, वहां पर दशमूली घृत, भल्लातगति घृत, क्षीर षटफल घृत और मिश्रक। तो अब यहां पर क्या क्या करने, जैसे यहां पर है कफज गुल्म, अब रचनात्मक परिवर्तन होंगे, वहां पर आपको विजिबल लुम्प और मांस की गांठ दिखाई देगी, जो कि कफज गुल्म में। मात्र केवल क्षोथ है तो दशमूलीकृत। उसके पश्चात यदि वो कार्सिनोमा बढ़ गया है और साथ में रोगी को जो है मेटास्टेटिस स्टार्ट होने लग गई है तो भल्लातगति। अब देखिए क्या क्या कंडीशन वो बता रहा है, प्लीहा, पांडव, आमय, श्वास, कास, ग्रहण, श्वास ग्रहणी रोग कासनुत, ठीक है ना। तो यहां पर एक बात और आप ध्यान में रखना कि जहां पित्त का संबंध आता है ना, वहां प्लीहा प्लीहा बार बार आएगा आपको, क्योंकि पित्त की जो स्थिति है वो प्लीहा में जाकर बनती है। और जहां पर वात आएगा ना, वहां पर बस्ती बस्ती आएगा, ठीक है, या बस्ती कहते हैं, वृक्क नहीं कहते, क्या कहते हैं, बस्ती। तो इन चीजों को थोड़ा सा अगर हम क्लियर कर लें और समझ लें तो बड़ा सही समझ में आता है। बल्लाते आदि करतम, फिर क्षीर षटफल। रोगी क्या यहां पर क्या है कि कफ की स्थिति बनी, कफज ग्रहणी हो गया, कफज पांडु हो गया, प्लीहा, श्वास, कास, ज्वारापहम, तो क्षीर षटफल ग्रत का यूज करते हैं। इसमें पंचकोल है, पिपली, पिपलीमूल, चव, चित्रक, नागर, और साथ में पिपली, पिपलीमूल, चव, चित्रक, सोंठ, और फिर साथ में यवक्षार होता है। ये षटफल बनाता है, पंचकोल प्लस यवक्षार, ठीक है ना। पिपली, पिपलीमूल, चव, चित्रक, नागर ही पलक सा यवक्षार धृत प्रस्थम विपाचेत। आप षटफल चूर्ण भी आता है, और षटफल घृत को अगर आप अनपान के रात में भी देते हैं तो भी ये बहुत शानदार काम करता है। जहां पर रोगी कहता है कि मुझे क्या रहता है कि एक तो उसका जो
क्या नाम है इसका, एनीमिक है पेशेंट और प्रवाहिका जैसे लक्षण हैं, यानी कि बार बार जाता है और दुर्बल होता नहीं है परंतु दुर्बल दिखाई देता है, मतलब फील करता है वो, और खांसी ज्वर स्प्लीनोमेगेली के कारण बढ़े हुए हैं। देखिए प्लीहा के बड़े होने के कारण आपको कास भी दिखाई देगा और ज्वर भी दिखाई देगा और पांडु भी दिखाई देगा। तो ये पूरी जो उसमें हमने बहुत अच्छा योग है, मैंने कईयों में यूज किया है और बहुत बहुत ही ट्रेमेंडसली वर्क करता है शीर्षटफल ग्रोथ मिश्रक स्नेह। इसका यूज कम करने को मिलता है, मिलता भी कम है ये, ठीक है। लेकिन फिर भी योनि शूल, क्योंकि हमारे पास पेशेंट भी इसके इतने ज्यादा नहीं आते हैं कफज गुल्म में, क्योंकि क्या होता है मिश्रक स्नेह की जगह हम सुकुमार ग्रत का यूज कर लेते हैं, जहां पर इस प्रकार की कफवात विबंध होता है, कुष्ठ होता है, प्लीहोदर होता है और यूनिशूल अधिक होता है। ऐसा अक्सर फाइब्रोइड यूटेरस के पेशेंट में दिखाई देता है। वहां पर हम मिश्रक स्नेह की जगह है तो लगभग वैसा ही, पर हम सुकुमार ग्रत का यूज करते हैं। और कई जगह मैंने पढ़ा है कि मिश्रक स्नेह को ही सुकुमार ग्रत का कहते हैं। ऐसा मैंने अभी चेक नहीं किया, लेकिन फिर भी इस तरह की कंडीशन मिश्रक स्नेह में दिखाई देती है। फाइब्रोइड यूटेरस का कंडीशन हो गया। दंती हरीत की, जहां पर मेटास्टेटिस हो गई वहां पर आपने दंती हरीत की देनी है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, गुल्मम शवतु अर्शासी पांडु रोग अरोचकम हृदय रोग ग्रहणी दोषम कामला विषम जन्म कोष्ठम प्लीहा नाम हेशम हन्युपसेविता निरंत्य कर्मः च द्रवो मासुर। यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, दंती जो है वो तीव्र विरेचक है और वातानुलोमक, तो वो तीव्र विरेचक और हरीत की एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो कि वात को जब आप सही करते हो, इट मींस कि वो क्या कर रहा है, वह हार्मोनल डिसबैलेंस को भी ठीक कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है कि ये जो सारी कंडीशन है ना, ये अगर आप देखोगे तो आपको कार्सिनोमा में दिख जाएंगी, सारी की सारी कंडीशन, एक भी नहीं सभी दिखेंगी लगभग। और उस जगह पर हमको क्या करना पड़ता है कि विरेचन हमको लेना पड़ता है। तो विरेचन का उद्देश्य ये रहता है कि एक तो क्या कर रहे हैं कि जो एब्डोमिनल पार्ट में कोष्ठ में जो जमा हो गया है उसको धीरे धीरे हम निकाल दें, और साथ में वातानुलोमन की क्रिया और पित्त को साधने की क्रिया भी जो है वो हमारे द्वारा संपन्न हो जाए। उसमें हम दंती हरित की यूज करते हैं। अब इस हरित की के आपने कॉम्बिनेशन बना लेने होते हैं। जैसे आप देखोगे दंती हरित की, कंस हरित की, सुना है आपने कंस हरित की? जी सर सुना। शोथ में यूज करते हाँ हैं। जी सर। किस प्रकार की हरित यूज देखी है आपने चरक में? चित्र खरीद की भी है। चित्र खरीद की प्रतिष्ठा में यूज करेंगे, दंती हरित की गुल्म में यूज करेंगे, अगस्त हरित की कास में यूज करेंगे। कास में। और बताइए? गुड़ हरित की, गुड़ हरित की शोथ में यूज करेंगे। गोमूत्र हरित की सर, गोमूत्र हरित की शवतु शोथ में यूज करेंगे, या श्वेत्र में भी यूज कर सकते हो आप, है ना। तो एक वो बना के रख लेना चाहिए, फिर आपको क्रोनोलॉजी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया करेगी, ठीक है। इतना मैंने आपको पहले भी बता दिया था सारा। ठीक है जी। जी सर। हाँ जी सर। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ जी सर। तो दंती हरित की तीक्ष्ण विरेचन नहीं करेगा? हाँ तीक्ष्ण विरेचन कराएगा पेशेंट का, अगर देंगे हरित की के साथ दंती को देंगे तो कैसा कोर्स पेशेंट का कैसा रहेगा वो, मतलब उसमें देखिए विरेचन वो कंडीशन आप देख रहे हो ना, जब मेटास्टेटिस होगी ना तो पेशेंट हंस हंस के कराएगा, आप चिंता मत करो, डोंट वरी। अभी मैं दे रहा हूं, मैं आपको उसका रिजल्ट भी बताऊंगा, एक पेशेंट में दे रहा हूं, ठीक है जी। नो सर आ गया समझ, मनीष को समझ में आ गया है, ठीक है। रुपिंदर कौर जी को भी, नहीं वो गुड इवनिंग कर रही है, समझ में आया पता नहीं। रुपिंदर कौर जी हैं, चली गई सर? नहीं सर, हूँ सर, समझ आया। आज तो 20 लोग हैं, 19 रह गए। कमल जी समझ में आया आपके? हाँ जी हाँ जी। सपना सूद जी? सर आ गया है। नवदीप जी?
सर आ गए जी। अरे जाने किसने वो बुक कर दिया। अमन अंकिता कैसे हुए पेपर? हो गए पेपर खत्म? यस सर, सर अच्छा हो गया। अच्छे हो गए? फर्स्ट आ जाओगी? सर देखते हैं रिजल्ट आ जाए। नहीं आ जाओगी फर्स्ट। राजू भाई राजू भाई हाँ जी सर। समझ में आया? हाँ जी सर। डॉक्टर रजनी हाँ जी सर। विक्रांत जी, रैनी जी, सीमा में एक एक करके पूछूंगा तो एक हाथ तो लटक ही जाएगा। मैं डर के मारे। जयेश जी हाउ आर यू? सब फाइन। ठीक है ओके। ভালো ভালো भालो खूब भालो वेरी गुड। ठीक है जी, अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछिए आप। ठीक है, अभी पूछ लीजिए या मुझे मैसेज कर दीजिए। सर मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, आप मुझे ट्रीटमेंट नहीं बता रहे हो। जब मैं मर जाऊंगी तब बताओगे सर आप मेरा ट्रीटमेंट? नहीं डॉक्टर साहब, कल कल श्योर श्योर 100%। सच्ची मैं रोज सोचती हूँ कि कितने दिन हो गए सर को मैंने कितना बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कोई नहीं डॉक्टर साहब, मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर साहब अभी कहाँ आप मोगा हो ना, मैं एक्चुअली में मोगा आके फिर आपका ट्रीटमेंट करूँ, मैं ये सोचता हूँ। चक्कर सर ये ना हो आप आओ ना और मैं भगवान के पास चली जाऊं सर, तब आप सोचो कि बड़ा बुरा हो गया। ना डॉक्टर साहब, बड़ी सख्त जानो, आप ऐसे नहीं जाओगे। आपने नहीं जाना मुझे पता है। ठीक है जी, टेक केयर ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर।